हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। क्रेजी जीके ट्रिक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफली होली खेलिएगा। वैसे तो आज ग्रहण है तो काफी लोग होली नहीं खेलेंगे, पर जो कल भी खेले सेफली होली खेलिएगा, एंजॉय कीजिए। फेस्टिवल साल में एक बार आता है। क्विकली हम हमारे सेशन को खत्म कर लेते हैं आराम से, उसके बाद आप भी होली खेलिएगा। चलिए, आज के सेशन में हम 3 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। और होली की सेल चल रही है आप सभी के लिए 8 मार्च तक, तो आपको सभी कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में देखने को मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। यहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट कवर करवाए गए हैं, सबकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहां पर मिल जाएगी। आप इसे एक बार चेकआउट कीजिएगा। ओके, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ये आपको देखने को मिल जाएगा। और अदर कोर्सेज भी, फॉर एग्जांपल 100 आवर जीएस कोर्स, सारे कोर्सेज अभी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है। तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। लिंक मैंने आपको एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाइए और चेकआउट कीजिए। तब तक आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर का। शुरू करें सेशन को। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 9 चीतों को किस देश से लाकर बसाया गया है? तो कुनो नेशनल पार्क काफी सुर्खियों में रहता है। कुछ सेशंस पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। अगर हम कुनो नेशनल पार्क की बात करें तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको पता है 2022 में भारत में प्रोजेक्ट चीता को अनाउंस किया गया था, और इसके तहत अफ्रीकी देशों से चीतों को लाकर बसाया गया है कुनो नेशनल पार्क में। नामीबिया से भी चीतों को लाया गया था, दक्षिण अफ्रीका से भी लाया गया था, और अब 9 और चीतों को लाया गया है अफ्रीकी देश बोत्सवाना से। बोत्सवाना से 9 चीतों को लाकर कुनो नेशनल पार्क में अभी बसाया गया, और इनको मिलाकर अब कुनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या हो गई है 48। आपको पता है पूरे इंडिया में चीते केवल कुनो नेशनल पार्क में ही देखने को मिलते हैं, यहीं पर है। एक्चुअल में क्या है ना, कुनो नेशनल पार्क का जो एरिया है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में श्योपुर जिले में ये कुनो नेशनल पार्क फैला हुआ है। इसकी अगर हम परिस्थितियां देखते हैं, इसका एनवायरमेंट देखते हैं, इसका क्लाइमेट देखते हैं, तो ये अफ्रीका के जैसा दिखाई देता है। इसीलिए चीतों के कंजर्वेशन के लिए, चीतों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये क्षेत्र इंडिया में बहुत ही अच्छा है। तो कुनो नेशनल पार्क में 2022 में अफ्रीका से चीतों को लाकर बसाया जाना शुरू किया गया। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी के विमान से ग्वालियर लाया गया, और ग्वालियर से फिर इनको कुनो नेशनल पार्क में पहुंचाया गया है। अब इनको मिलाकर इंडिया में चीतों की संख्या कितनी हो गई है? 48। यहां पर हमको प्रोजेक्ट चीता के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में देखिए 1952 के बाद से चीतों का कोई नामो निशान नहीं है। मतलब 1952 तक इंडिया में एक का चीता होगा जिसका आखिरी बार प्रमाण मिला होगा, उसके बाद इंडिया में कोई भी चीता नहीं है 1952 के बाद। इसीलिए 2022 में चीतों की पॉपुलेशन को इंडिया में वापस लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता को अनाउंस किया गया था। इसके तहत सबसे पहले 8 चीते नामीबिया से लाए गए, अफ्रीकी देश है, और फिर 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से लाकर कुनो नेशनल पार्क में बसा दिया गया। इनका कुनबा बढ़ा धीरे धीरे। जो मादा चीते हैं उन्होंने काफी सारे जो बेबी चीता है उनको जन्म दिया, और इनका कुनबा बढ़ता गया, और फाइनली अब 9 और चीते जब ऐड किए गए तो 48 चीते हो गए हैं कुनो नेशनल पार्क में। अभी पता है आपको, कुनो नेशनल पार्क से भी अब कुछ चीतों को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट किया जाएगा। एक रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर 2025 में कि अब गांधी सागर, आपको पता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मध्य प्रदेश राज्य में ही देखने को मिलती है। एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में जो नीमच और मंदसौर का क्षेत्र है, वहां पर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कुछ चीतों को ले जाकर यहां पर बसाया जाएगा, क्योंकि क्या है ना, अगर कोई पैंडेमिक फैल जाता है चीतों के बीच में कुनो नेशनल पार्क में, तो रातों रात सारे खत्म हो जाएंगे फिर से। तो इसीलिए कुछ गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट किए जाएंगे, और एक पूरा इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो कि एमपी से होता हुआ राजस्थान जाएगा। तो एमपी और राजस्थान के बीच में भारत का पहला इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। तो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पहले यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। 2018 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ठीक है ना, ये चीता, प्रोजेक्ट चीता के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में, पूरे इंडिया में चीते केवल यहीं पर देखने को मिलते हैं।
आगे आइए। बोत्सवाना जहां से चीतों को लाया गया एक अफ्रीकी देश है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो अफ्रीका के दक्षिण में देखने को मिलेगा। गेबरॉन इसकी कैपिटल है। डूमा गिदोन बोको यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर है। ऑफिशियल करेंसी चलती है यहां पर पूला। और इसकी अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो अभी मैंने आपको बताया दक्षिण अफ्रीका की एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। 9 चीतों को यहां से लाया गया है। किस स्टेडियम में रवि शास्त्री के नाम पर एक स्टैंड का नामकरण करने का डिसीजन लिया गया है? तो रवि शास्त्री एक फॉर्मर क्रिकेटर है, बहुत ही फेमस। 1983 में जो हम वर्ल्ड कप जीते थे, पहला वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, उसमें रवि शास्त्री भी हमारी टीम में शामिल थे। तो रवि शास्त्री का जो योगदान है इंडियन क्रिकेट में, कोच के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो इनको सम्मानित करने के लिए रवि शास्त्री के नाम पर रवि शास्त्री स्टैंड बनाया जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। मतलब वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? मुंबई में स्थित है। 2011 में जो हम वनडे वर्ल्ड कप जीते थे वो वानखेड़े स्टेडियम में ही जीते थे, मुंबई में, है ना। तो रवि शास्त्री को सम्मानित करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, इंडियन कैप्टन, कोच, कमेंटेटर के रूप में इनका जो योगदान है इंडियन क्रिकेट में, इसको याद करने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में जो प्रेस बॉक्स के नीचे की गैलरी है, जो स्टैंड है, उसका नाम रखा गया है रवि शास्त्री स्टैंड के रूप में, मतलब रवि शास्त्री जी के नाम पर। इजी। तो वानखेड़े स्टेडियम से क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, कहां पर है? तो ये मुंबई में देखने को मिलता है। और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जो हम जीते थे, किस स्टेडियम में जीते थे? तो वानखेड़े स्टेडियम में जीते थे। अभी सेमीफाइनल भी हमारा वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है ना, जो वर्ल्ड कप चल रहा है T20 उसमें। चलिए आगे आते हैं। स्टेडियम में 3 प्रवेश द्वारों का नाम 3 दिग्गजों के नाम पर रखा जा रहा है। एक हमारे क्रिकेटर है दिलीप सरदेसाई रहे हैं, इनके नाम पर एक गेट दिलीप सरदेसाई गेट डिक्लेयर किया जाएगा। डायना एडुलजी, ये इंडियन क्रिकेटर रही है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान, इनके नाम पर एक डायना एडुलजी गेट रखा जाएगा। और एकनाथ सोलकर गेट, ये एक बहुत ही फेमस फील्डर रहे हैं इंडियन टीम के, तो इनके नाम पर भी एक गेट का नाम रखा जाएगा। तो ये गेट के नाम में अलग अलग जहां से एंट्री होती है, 3 गेट, और एक स्टैंड का नाम रवि शास्त्री जी के नाम पर रखा गया है। वानखेड़े स्टेडियम 1974 में बना था, मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र मुंबई में। 2011 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हमने यहां पर जीता था। अब यहां पर अगर आप कमेंट करें तो ये बता देना कि 2011 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने किस टीम को हराकर ये खिताब जीता है। वैसे सिंपल है पर फिर भी बता देना। अयातुल्ला अली खामेनेई का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के सुप्रीम लीडर थे? तो आप सभी को पता है, चारों तरफ इसी की चर्चा है। अभी इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, जिसमें ईरान के अयातुल्ला अली खामेनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, इनकी मौत हो गई है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामेनेई, इनका निधन हो गया है, ठीक है ना। तो 86 ईयर की इनकी एज थी। ईरान, देखिए ईरान पर अमेरिका ये आरोप लगाता रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था, न्यूक्लियर वेपन का लगातार निर्माण के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए ईरान ने अमेरिका ने लास्ट ईयर भी ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उस पर अटैक किया था 2025 में। और अभी फाइनली अमेरिका और इजराइल ने मिलकर क्या किया कि ईरान के खिलाफ एक ओपन वॉर छेड़ा है और ईरान पर अटैक किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर, एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियन लीडर भी थे ये, सिया मुस्लिम धर्म के। तो अयातुल्ला अली खामेनेई का 86 ईयर की एज में निधन हो गया है। 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे, काफी जितने भी फैसले ईरान में लिए जाते थे बड़े, उसमें भूमिका थी खामेनेई जी की। तो यहां पर ईरान में 40 दिनों का शोक व्यक्त किया गया है और शोक घोषित किया गया और 7 दिन का पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया है। देखिए यहां पर एक और चीज है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को हमको समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है। देखिए यूएसए और इजराइल, ठीक है, इन दोनों ने ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया वो है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है, जिसमें इसी ऑपरेशन में मारे गए अयातुल्ला अली खामेनेई, ओके, ईरान के सुप्रीम लीडर, ठीक है। ईरान के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस पर अटैक करना इसका उद्देश्य था। अब ये जॉइंट ऑपरेशन है, अगर एपिक फ्यूरी की बात करते हैं तो एक जॉइंट ऑपरेशन है जो कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर चलाया है, लेकिन इसका जो नामकरण है वो अमेरिका ने किया है।
एक और ऑपरेशन जो इजराइल ने भी चलाया है ईरान के खिलाफ, उसका नाम है ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। तो इसके तहत इजराइल ने क्या किया है कि ईरान के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन है, ईरान के एटम और मिलिट्री फैसिलिटीज जो है उन पर अटैक किया है इजराइल ने। इसके रिटेलिएट में ईरान ने चलाया है एक ऑपरेशन जिसका नाम है फतेह ए खैबर। फतेह ए खैबर इस ऑपरेशन का नाम है, जो कि ईरान ने रिटेलिएट में चलाया है। अब ईरान ने क्या किया है कि मिडिल ईस्ट में जो खाड़ी देश है वहां पर जितने भी जो अमेरिका के मिलिट्री बेस है, एयर बेस है, उन पर अटैक किया है। तो यूएस और इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन फतेह ए खैबर। उद्देश्य क्या है? यूएस इजराइल के हमलों का जवाब देना। मिलिट्री बेस जितने भी हैं यूएसए के मिडिल ईस्ट में, उसको अटैक किया है ईरान ने। अब इस क्रम में क्योंकि मिडिल ईस्ट के काफी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस देखने को मिलते हैं, तो ईरान ने इजराइल पर तो अटैक किया ही किया है, साथ ही साथ जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, जहां जहां पर अमेरिका के किसी भी प्रकार के बेस है इन पर अटैक किया है, जिससे पूरा जो मिडिल ईस्ट का एरिया है ना, ये सारे खाड़ी देश हैं, मिडिल ईस्ट कहा जाता है इनको, तो सारे खाड़ी देशों में युद्ध शुरू हो गया है। सारे के सारे युद्ध की चपेट में आ गए, क्योंकि ईरान ने जब रिटेलिएट किया तो जहां जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस है उन सब पर एक साथ अटैक किया। ठीक है, काफी स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन था कि सर ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया है, तो ईरान ने मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर अटैक किया। एक्चुअल में वो जो अटैक है ना, वो मिलिट्री बेस पर है, जो कि अमेरिका के अलग अलग देशों में, जहां से भी अमेरिका को मदद जा सकती है वहां पर ईरान ने इसके बाद अटैक किया है। ठीक है, तो आई होप आपको सिनेरियो समझ में आया होगा। यह है मिडिल ईस्ट में अभी जो युद्ध की कंडीशन है उसका कारण। और स्टेट ऑफ हार्मुज यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक्चुअल में अगर हम ईरान के दक्षिण में आते हैं ना, तो पर्शियन गल्फ जिसे कहा जाता है फारस की खाड़ी, और इधर आते तो ये ओमान की खाड़ी, इन दोनों को कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ हार्मुज। ईरान के कंट्रोल में, तो अब यहां पर डर ये बढ़ जाता है कि कहीं ईरान इस जो जलडमरू मध्य या फिर ये जो स्ट्रेट है हार्मुज, इसको ब्लॉक ना कर दे किसी प्रकार के हमले के कारण, क्योंकि यहां से वर्ल्ड का जो क्रूड ऑयल का आयात निर्यात होता है बहुत सारा, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में भी अगर हम देखें तो अधिकतर जो क्रूड ऑयल है ना वो यहीं से आता है। तो अगर स्टेट ऑफ हार्मुज यहां पर ब्लॉक होता है तो पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल की कमी आएगी और क्रूड ऑयल के रेट फिर बढ़ने लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी अभी पूरा वर्ल्ड का जो शेयर मार्केट है ना, वो भी इससे डरा हुआ है कि कहीं स्टेट ऑफ हार्मुज पूरी तरीके से अभी ब्लॉक ना हो जाए। तो फरवरी 2026 में ईरान ने अभी लास्ट मंथ, क्योंकि उसको पता था कि अमेरिका और इजराइल अटैक तो करेंगे, इसीलिए एक नेवल ड्रिल यहां पर की थी। और ईरान ने क्या किया था कि स्टेट ऑफ हार्मुज को कुछ समय के लिए उस वक्त भी बंद किया था, कुछ हिस्सों को। और लास्ट ईयर 2025 में जब यूएसए ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था, इसके तहत यूएसए ने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, जहां पर ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, उस पर अटैक कर दिया था। तब भी स्टेट ऑफ हार्मुज को ईरान ने बंद कर दिया था। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस पर नजर है पूरे वर्ल्ड की कि ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो अभी तो ठीक है, सेफ है, पर इन फ्यूचर अगर युद्ध लंबा चलता है तो फिर यहां पर भी दिक्कत आ सकती है। तो आई होप सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का क्या कारण है। और ईरान, अमेरिका, इजराइल ये तो ठीक है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के दूसरे देश है वो क्यों युद्ध की चपेट में, ये इसका कारण है। आगे बढ़ेंगे। गेल लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है दीपक गुप्ता को। तो दीपक गुप्ता इसके नए चेयरमैन और एमडी बने हैं। इनके पहले अभी तक इस पद पर संदीप कुमार गुप्ता थे। तो संदीप कुमार गुप्ता को 28 फरवरी को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, रिटायर हो गए, और इनको रिप्लेस किया है दीपक गुप्ता ने। अब ये 28 फरवरी 2029 तक गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के रूप में काम करेंगे। क्योंकि अगर दीपक गुप्ता का हम एक्सपीरियंस देखें तो गैस फील्ड और तेल के क्षेत्र में 35 वर्षों से ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है। तो दीपक गुप्ता, और गेल इंडिया भी इसी के लिए काम करती है, तो दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। भारत सरकार की एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, पीएसयू है।
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत गेल इंडिया लिमिटेड काम करती है। विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यह मनाया जाता है 3 मार्च को, मतलब आज। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, पूरे वर्ल्ड में जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एनिमल और प्लांट की स्पीशीज है, उनका कंजर्वेशन करना, कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड के देशों को, लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस फैलाना और इनको प्रोटेक्ट करना, यह उद्देश्य है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाए जाने का। अब बात आती है कि 3 मार्च क्यों चुना गया, यह डेट क्या है? तो यह कन्वेंशन को डेडिकेट की गई है जिसका नाम है सीडी कन्वेंशन। 1973 में एक कन्वेंशन साइन किया गया था, एक कन्वेंशन को एडॉप्ट किया गया था। कन्वेंशन मतलब ट्रीटी, ओके। सीडीज कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, शॉर्ट में है सीडी कन्वेंशन। देखिए सीडी कन्वेंशन है क्या, यह समझ नहीं आया नाम से। एक्चुअल में क्या है ना, सीडी कन्वेंशन का उद्देश्य था कि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी जानवरों की स्पीशीज जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी है, या प्लांट की ऐसी स्पीशीज जिनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनका इंटरनेशनल ट्रेड खत्म करना, उस पर पाबंदी लगाना कि भाई ऐसे जीव जो कि पूरी तरीके से विलुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसे प्लांट की स्पीशीज, उनका ट्रेड रोका जाए, वर्ल्ड में उनका ट्रेड ना किया जाए और उनको संरक्षित किया जाए। तो ये सीडी कन्वेंशन है, 1973 में ये अडॉप्ट किया गया था। आई होप समझ पाए होगे। एक्चुअल में क्या है कि वर्ल्ड में काफी एनिमल है जो कि खाए जाते हैं फूड की तरह, पूरे वर्ल्ड में खाए जाते हैं, इंडिया में कम है ऐसा कल्चर, लेकिन अगर हम चाइना के कभी वीडियोस देखते हैं या फिर अदर कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पर ये चलता है नॉर्मल। तो ऐसी स्पीशीज जो कि भाई विलुप्त होने की कगार पर, उनको भी ट्रेड कर दिया जाए, है ना, फूड के तौर पर, या तो उनका संरक्षण जरूरी है, इसीलिए ये सीडी कन्वेंशन है। तो पूरा नाम समझ में आ गया ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह साइन किया गया था वॉशिंगटन डीसी में। इंटरनेशनल ट्रीटी है, उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं। 3 मार्च 1973 को स्विट्जरलैंड के, हाँ ये वॉशिंगटन डीसी में बनी थी लेकिन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में से साइन किया गया था 3 मार्च 1973 में, ओके। और लागू की गई 1 जुलाई 1975 को। 185 कंट्रीज ने मिलकर इसे साइन किया था, 185 देशों ने। इजी सीडी कन्वेंशन। चलिए आगे बढ़े। तो 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अच्छा थीम तो रही गई ना, तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड, यह थीम रखी गई है 2026 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। इसे याद रखिएगा, थीम पूछी जाती है। हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है, जो कम सुनने की जिनकी क्षमता है ना, हियरिंग लॉस या फिर बहरेपन के प्रति लोगों को अवेयर करना, इसके प्रति जागरूकता फैलाना, यह उद्देश्य है। WHO मनाता है वर्ल्ड हियरिंग डे, यह भी कब? 3 मार्च को। तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहां स्थापित किया गया है? तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कोल्ली हिल, जो कि नामक्कल जिले में स्थित है, यहां पर स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। अब आप बोलोगे सर ये डार्क स्काई पार्क क्या है? डार्क स्काई पार्क की बात करें तो यहां पे क्या होता है कि जो लाइट पॉल्यूशन है ना, उसको खत्म करने के लिए, उसे कम करने के लिए, उसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ये पार्क बनाया गया है, डार्क स्काई पार्क, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक लाइट पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए बनाया गया है। जंगल में या किसी से मतलब नेशनल पार्क की कोई जगह है, कोई रिजर्व एरिया है जंगल में, वहां पर इसका निर्माण किया जाता है। वहां पर क्या होता है, लाइट का यूज नहीं किया जाता है, और उसमें यह होता है कि जब लाइट नहीं होती है ना, तो वहां से आसमान, जो स्टार्स हैं, जो गैलेक्सी है, प्लेनेट है, उनको प्रॉपर दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है। तो ये डार्क स्काई पार्क है, इसके बहुत सारे फायदे भी है। एक तो देखो, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है ना, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना, इसके अलावा लाइट पॉल्यूशन को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य। तो यहां पर क्या किया गया कि 3 एडवांस्ड टेलीस्कोप लगाए गए और सब की सब पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से या सोलर पावर से संचालित है।
1 करोड़ की लागत से ये तैयार किया गया। तमिलनाडु ने अपना पहला डार्क स्काई पार्क लॉन्च किया है तमिलनाडु के नमक्कल डिस्ट्रिक्ट में, कोली हिल्स है ना, पर एक मतलब रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, अर्रियूर शोला रिजर्व फॉरेस्ट है ना। मैंने आपको बताया जैसे रिजर्व एरिया में नेशनल पार्क, सेंचुरी, यहां पर ये लगाया जा सकता है। तो अर्रियूर शोला रिजर्व फॉरेस्ट एरिया तमिलनाडु में, यहां पर डार्क स्काई पार्क लॉन्च किया गया। तमिलनाडु में एस्ट्रो टूरिज्म का नया केंद्र बनाना, एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करना, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। 1 करोड़ की लागत से ये बना है। एक बार में केवल 20 लोगों को ही यहां पर एंट्री दी जाएगी, और जब मानसून होगा, बारिश का मौसम, तब इसे बंद रखा जाएगा, क्योंकि मानसून में वैसे ही बादल है तो कुछ दिखना है नहीं। तो डार्क स्काई पार्क आई होप आप समझ पाए होंगे। आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन न्यूनतम होती है यहां पर, ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां से स्टार्स, प्लेनेट, मिल्की वे, मून को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो एस्ट्रोनॉमी अवेयरनेस को बढ़ाना, लाइट पॉल्यूशन को कम करना, इसके प्रति जागरूकता फैलाना और राज्य को एस्ट्रो टूरिज्म का हब बनाना, डार्क स्काई पार्क को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया तमिलनाडु के नमक्कल डिस्ट्रिक्ट के कोली हिल्स एरिया में, जहां पर अर्रियूर शोला रिजर्व फॉरेस्ट स्थित है। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन गजाब लिल हक है ना, गजाब लिल हक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया सैन्य अभियान है? तो यहां पर एक और ऑपरेशन देखिए, इजराइल का ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया, अमेरिका का बता दिया, ईरान का बता दिया। यहां पर बात हो रही है ऑपरेशन गजाब लिल हक की, तो ये लॉन्च किया है पाकिस्तान ने। आप सभी को पता होना चाहिए मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट के देश लड़ा रहे हैं। इधर हमारे पड़ोसी 2 देश है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनके दोनों के बीच में भी ओपन वॉर हो रही है। तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजाब लिल हक अनाउंस किया है अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान की कैपिटल पर अमेरिका ने जो पाकिस्तान उसने एयर स्ट्राइक की, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया है और इसको नाम दिया है ऑपरेशन गजाब लिल हक। ओके, दोनों देशों में जो डुरेंट लाइन है, आपको पता है ना, डुरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। भारत से भी डुरेंट लाइन टच होती है, जो कि अफगानिस्तान और इंडिया की सीमा है हमारे लद्दाख एरिया में बात करेंगे हम। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ओपन वॉर का अनाउंसमेंट किया है, ऑपरेशन गजाब लिल हक को इसने लॉन्च किया पाकिस्तान ने। कॉन्फ्लिक्ट काफी पहले से चल रहा है, दोनों देशों के बीच में डुरेंट लाइन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, और इस क्रम में जो अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट है और पाकिस्तान है, इसके बीच में लास्ट ईयर भी हमने प्रॉब्लम देखे थे, लेकिन अब ये खुलकर दोनों देशों के बीच में वॉर की कंडीशन है। कॉन्फ्लिक्ट में जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की ना, तो जवाबी कार्रवाई में उस वक्त तो 200 तालिबानी मारे गए थे, और फिर जब अफगानिस्तान ने अटैक किया तो 58 पाकिस्तानी सैनिकों की भी मौत हुई है। ये शुरुआती इनिशियल डेटा है, इसके बाद तो न जाना अफगानिस्तान के कितने लोग मरे हैं, पाकिस्तान के कितने लोग मरे, लगातार एक दूसरे की इवन कैपिटल तक पर अटैक कर दे रहे। दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, युद्ध की स्थिति, युद्ध ही है, स्थिति भी क्या है, युद्ध ही है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन गजाब लिल हक है। ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच की बाउंड्री है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये 106 किलोमीटर लंबी है। टोटल लेंथ देखते हैं तो 2640 किलोमीटर है, बाकी की जो है 106 किलोमीटर छोड़ के ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। कभी अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी जब ये बनी थी, कब बनी? 1893 में, तब पाकिस्तान भारत का ही अंग था, तब ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बना तो फिर ये बाउंड्री अधिकतम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो गई, और इंडिया से केवल लद्दाख में टच होती है। 106 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया शेयर करता है अफगानिस्तान से। ओके, सिंपल है, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोन प्रौद्योगिकी की सेमीकंडक्टर एटीएमपी सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो भारत के पीएम ने माइक्रोन प्रौद्योगिकी या फिर माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर एटीएमपी फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया है गुजरात के सानंद में। देखिए, यहां पर सेमीकंडक्टर चिप तो हमको सबको पता होती है ना, लेकिन यहां पर एटीएमपी फैसिलिटी क्या है इसको समझना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं एटीएमपी फैसिलिटी। इसका मतलब होता है असेंबल, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग। चिप निर्माण की सबसे लास्ट जो प्रोसेस होती है ना, वो एटीएमपी है।
एक्चुअल में क्या है, तैयार वेफर को उपयोग योग्य चिप में बदला जाता है, सबसे आखिरी कंडीशन है। तो उसके पहले असेंबली, टेस्ट, मार्किंग, पैकेजिंग, ये सब एटीएमपी फैसिलिटी कहलाती है। तो सेमीकंडक्टर चिप के फाइनल स्टेज में असेंबल और टेस्टिंग होती है। ग्लोबल सप्लाई चेन में इन सभी की जरूरत है जब आप सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण कर रहे हैं। तो भारत के पीएम ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी एटीएमपी फैसिलिटी का इनॉग्रेशन कहां किया है? गुजरात के सानंद में। भारत में सेमीकंडक्टर के कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत मानी जा सकती है। ये भारत का एक मिशन है, 2021 में आया था, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसी के तहत यह फैसिलिटी गुजरात के साणंद में बनाई गई, जिसकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 22,500 करोड़ रुपए का है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में आया था इंडियन गवर्नमेंट का। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनाना और ग्लोबल लेवल पर भारत में जो कॉम्पिटिटिव एक एटमॉस्फेयर होता है, एक जो कॉम्पिटिटिव तरीका होता है, वो डेवलप करना, फेयर तरीका डेवलप करना, ये उद्देश्य है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लागू किए जाने का। 2021 में मिशन लॉन्च किया गया था। 2 मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ, एक ही है, सॉरी ये एक ही है, या क्या होता है, एक ही मिनिस्ट्री है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री का। यूनियन बजट 2026-27 में भी से अनाउंस किया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई थी और इसका जो बजट रखा गया है 2026-27 में वो 1000 करोड़ रुपए का है। 1000 करोड़ रुपए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत आवंटित किए गए हैं इस बार जो बजट आया है उसमें। भारत के 93 या 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंडिया के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आरव डेंगला। आरव डेंगला महाराष्ट्र से मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाले, केवल 17 साल के। इनकी अगर हम इलो रेटिंग देखें तो 2506 हो गई है ना। क्या होता है ना, जब किसी की भी इलो रेटिंग जो शतरंज में दी जाती है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, जब 2500 पार हो जाती है तो फिर उसे ग्रैंड मास्टर का दर्जा दिया जाता है। तो भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आरव डेंगला। अभी बोस्निया और हर्जेगोविना, यूरोप में कुछ टूर्नामेंट हुए थे शतरंज के, इसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, कुछ अवार्ड जीते और इसी के आधार पर ये 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनके पहले इंडिया के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर थे आर्यन वार्ष्णेय और उनके पहले भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल वीएस थे। तो 91, 92 और 93 ये याद रख लो। पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे इंडिया के? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर टाइटल की बात करें तो 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स हासिल करने होते हैं, ये कुछ टूर्नामेंट है, और इलो रेटिंग कम से कम 2500 होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में फिर फिडे देता है किसी को भी ग्रैंड मास्टर का दर्जा। फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ये चेस को पूरे वर्ल्ड में कंडक्ट करवाने वाली, पॉलिसी मेकिंग चेस के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट कंडक्ट कराती है फिडे। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। हेडक्वार्टर है फिडे का और आर्कडी ड्रोकोविच इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। लास्ट क्वेश्चन, उत्सव चरण दास का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? उत्सव चरण दास ये बहुत ही फेमस फोक डांसर थे, उत्सव चरण दास, और ये आते हैं भारत के ओडिशा राज्य से। ओडिशा में एक फोक डांस काफी फेमस है जिसे घोड़ा नाच कहा जाता है। तो घोड़ा नाच के ओडिशा में बहुत ही फेमस कलाकार उत्सव चरण दास, इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फोक डांस या कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इनको 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो 2020 में पद्मश्री दिया जा चुका है। ये काफी पहले से जो फोक डांस है ओडिशा का, घोड़ा नाच, इसके लिए काम कर रहे हैं। इवन 1964 में इन्होंने इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन भी स्थापित किया था कि इसकी ट्रेनिंग दी जा सके, काफी पहले। ओके, लोक कला के माध्यम से सोशल अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते थे उत्सव चरण दास। इनका निधन हो गया है 80 वर्ष की आयु में। ओडिशा से आते हैं, ओडिशा में ही जन्मे। 2020 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इजी, घोड़ा नाच ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म है ओडिशा राज्य का,
ओडिशा में ग्रामीण मेलों त्योहारों में इसकी प्रदर्शनी लगती है। होता क्या है कि एक कलाकार होता है जो बांस और कपड़ों से बने एक डमी जो घोड़ा होता है ना, उसके ढांचे के अंदर रहकर डांस करता है। हमने देखा है घोड़ा तो नहीं, लेकिन हमने दूसरे इससे देखे होंगे जिसमें कोई व्यक्ति है जो किसी ऐसे डमी के अंदर या कोई भी ऐसा क्रिएचर है उसके अंदर हो जाता है और फिर डांस करते हैं। कठपुतली हालांकि उसके अंदर कोई नहीं होता, पर वो भी कुछ ऐसा ही डांस होता है। तो मुख्य रूप से ओडिशा के कोस्टल एरिया में जो वहां के मत्स्य पालक है ना, जो फिशिंग कम्युनिटी उसके उनके द्वारा भी किया जाता है। तो ओडिशा में तो फेमस है ये घोड़ा नाच। तो इसी के कलाकार थे उत्सव चरण दास। ओडिशा के 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और इनको पद्मश्री 2020 में दिया जा चुका है। तो यहां पर 3 मार्च के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, इंटरेस्टिंग थे। अब आइए लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लें। मणिपुर हिंसा जांच आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये कौन थे? जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जम्मू कश्मीर ने जीता है। टी के ओमन का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से थे? तो ये सोशियोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित। सिक्किम सरकार ने पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम किस फ्रीडम फाइटर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो त्रिलोचन पोखरेल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में लॉन्च किया गया जीरो प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एनवायरमेंट के क्षेत्र का अवार्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एचपीवी टीकाकरण प्रोग्राम किस बीमारी से संबंधित है? तो यह सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है त्रिपुरा राज्य ने। संसद में नया बीज विधेयक पेश किया जा रहा है, ये किसको रिप्लेस करेगा? तो ये 1966 के सिट्स बिल को या एक्ट को रिप्लेस करेगा। सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 3 अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना का इनॉग्रेशन किया गया, किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, गलाथिया बे ये अंडमान निकोबार में देखने को मिलती है, ठीक है। गलाथिया बे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया था। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत में कितनी रामसर साइट है वर्तमान में? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता था? 2024-25 की बात हो रही है। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सिंपल। तो तीनों क्वेश्चन को नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, होली की सेल चल रही है और इसके अलावा पीडीएफ और मॉक टेस्ट आज के सेशन का आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।